आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास की समझ पाठ से आय के मापदंड व आय का वितरण। आय के मापदंड और आय के वितरण को समझने से पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय देश के विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है, क्योंकि यदि देश की राष्ट्रीय आय अच्छी होगी तो उस देश का विकास जो है बहुत तेज़ी से होगा। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय मतलब देश या राज्य का आय। इस आय का उपयोग राज्य अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करता है। राज्य मतलब उस देश में जो सरकार रहती है वो। देश के लोगों की आवश्यकता क्या होती है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देश के लोगों की प्रमुख आवश्यकता होती है उनकी ज़रूरतें पूरा हो जाए, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। राज्य जो है इस आय का उपयोग शिक्षा व स्वास्थ्य में खर्च करता है। लोगों की और बहुत सारी आकांक्षाएं होती है, जैसे उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, देश आगे बढ़े, देश जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो, देश की रक्षा जो है अच्छे से हो। तो ये सब लोगों की आकांक्षाएं होती हैं। राज्य जो है इन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करता है और इन्हीं आकांक्षाओं और आवश्यकताओं दोनों को पूरा करता है राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय का उपयोग राज्य कहाँ कहाँ खर्च करना है इसको बहुत सोच समझ कर करती है, क्योंकि यदि राष्ट्रीय आय को सही जगह खर्च किया जाएगा तो उस देश का विकास जो है बहुत तेज़ी से होगा। आय के मापदंड और आय का वितरण, इसको समझने से पहले हम यह जानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक सेहत को मापने का तरीका होता है। जिस राज्य की सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा होती है वह राज्य आर्थिक मामलों में बहुत सुदृढ़ होता है। जब राज्य आर्थिक मामलों में सुदृढ़ होता है तो उस राज्य का विकास भी बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में दिखाई देता है। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। एक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सभी उत्पादित वस्तु का मूल्य व सेवा के बदले दिए जाने वाला मूल्य दोनों मिलाकर होता है। दोनों को जोड़कर जो भी राशि आएगी वह कहलाती है सकल घरेलू उत्पाद। अर्थात राज्य किसी वस्तु को खरीदती है उसका मूल्य और उस वस्तु के बदले जो वहाँ उस वस्तु को उत्पादित करने में जो सेवा लगती है उसका मूल्य, दोनों को मिला करके ये सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। तालिका 17.2 यहाँ पर हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद ये तो राज्य का राष्ट्रीय आय है। अब एक व्यक्ति के आय को हम किस तरह से नापेंगे? एक व्यक्ति के आय को नापने के लिए इसमें एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तो इसमें किसी राज्य की जनसंख्या और उस राज्य में कितना उत्पादन होता है वो, राज्य में उत्पादित होने वाली वस्तु की मात्रा बटे जनसंख्या, उसमें जो भाग दिया जाएगा वो आएगा प्रति व्यक्ति सालाना आय। इसमें देश के कुल उत्पादन में हम समाज के आय का अंदाज़ा लगा सकते हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति साल में कितना कमाते हैं इसको हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। इसमें तालिका में दिया है राज्य और प्रति व्यक्ति
आय, तालिका 17.2। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय है 1,14,392, केरल में 1,03,820, बिहार में 31,199। तो इस तरह हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय इस तालिका में दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में 1,14,392 रुपये की सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध हैं। यानी 1,14,392 रुपये की वस्तु है उसके पास उपलब्ध है, और वस्तु के बदले जो सेवा करते हैं सरकार उसको पैसा देती है, ये उपलब्ध है 1,14,392 रुपया। जबकि बिहार में औसतन प्रति व्यक्ति के लिए केवल 31,199 रुपये की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध है। तो इस तालिका से हम तुलना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है बिहार और केरल की तुलना में। तो प्रति व्यक्ति आय मात्र एक संकेत है, इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि सभी लोगों को, जैसे महाराष्ट्र में 1,14,392 रुपये है, तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को 1,14,392 रुपये प्राप्त होगा, ये नहीं हम कह सकते। ये व्यक्ति के आय मात्र का एक संकेत है। इसमें कुछ लोगों की आय औसत से बहुत होती है, किंतु अधिकांश लोगों की आय औसत से कम होती है। इस असमानता को समझने के लिए हमें आय का वितरण देखना होगा। तालिका नंबर 17.3, आइए हम इसको समझते हैं। तालिका नंबर 17.3 में दिया है एक समूह की औसत आय रुपये में। वर्ष 2010 में ये 5 समूह हैं, ABCDE। 5 समूह की जो औसत आय है, ये प्रति व्यक्ति आय 2010 में था, A को मिलता है 2,000, B को मिलता है 4,000, C को मिलता है 5,000, D को मिलता है 6,000, E को मिलता है 3,000। अब इस तरह से हम देखते हैं कि 2010 में ये 5 समूह हैं, इनका टोटल आय हो गया, कुल आय 20,000। अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमको 20,000 में ये 5 समूह हैं, 5 व्यक्ति है, तो 5 का भाग देना है। तो 20,000 भागित 5, तो इस तरह से 5,000 में भाग देंगे, 20,000 भागित 5,000, तो ये आएगा 4,000। तो यहाँ हर व्यक्ति का आय, प्रति व्यक्ति आय 4,000 दर्शाई गई है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि हर व्यक्ति को ये 4,000 प्राप्त नहीं हो रहा है। A को 2,000 हो रहा है, B को 4,000 मिल रहा है, C को 5,000, 4,000 से 1,000 ज़्यादा मिल रहा है, D को 6,000 मिल रहा है, 2,000 ज़्यादा मिल रहा है, और E को 3,000 मतलब 1,000 कम मिल रहा है। फिर भी यदि हमको प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो पाँचों का कुल योग कर देंगे, जितना आएगा उसमें भागित 5 संख्या, तो 5 का भाग दे देंगे, तो ये निकल गया प्रति व्यक्ति आय। इसी को हम देखते हैं 2012 में। इसी समूह का ए का प्रति व्यक्ति आय होता है 2,000, यानी 10 और 12 में 10 का 10 है। B का है 4,000 10 में, और 12 में हो जाता है 8,000, यानी 4,000 इसका बढ़ गया। C का हुआ 2010 में 5,000, 2012 में हुआ 6,000। D का 6,000 और उसका 12 में भी 6,000 है। E का 10 में 3,000 था और 12 में बढ़कर हो गया 8,000। इस तरह तीनों लोगों की कुल आय है 30,000, यानी 2010 की तुलना में 2012 में कुल आय इन लोगों का बढ़ा है, 20,000 की जगह 30,000 हुआ है, यानी 10,000 बढ़ा है। अब हम 30,000 को, ये 5 लोगों का समूह है, तो 5 में भाग देंगे, तो ये प्रति व्यक्ति आय, औसत आय निकला 30,000 भागित 5 बराबर 6,000। अब यहाँ
2012 में हम देखते हैं कि ABCDE को कितना कितना आय प्राप्त हुआ। तो यहाँ A को 2000 था, 2000 ही मिला, B को 4000 था, 8000 मिला, C को 5000 था, 6000 मिला, D को 6000 था, 6000 ही मिला। 10 और 12 हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। और E को 3000 था, वो बढ़ करके 8000 हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2010 और 12 में A को 2000 ही प्राप्त था, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ। B को 4000 था, वो 8000 हुआ, मतलब इसकी औसत आय 4000 बढ़ गई। C को 5000 था 2010 में, वो हो गया 6000, यानी 1000 इसका औसत आय बढ़ गया। D के आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 6000 है, मतलब उसका 6000 ही है। और E के हम आय में देखते हैं 3000 था, वो बढ़ के सीधा 5000 हो गया। तो इस तालिका में हम प्रति व्यक्ति आय, सबका सामूहिक आय को निकालते हैं। इसमें ये विकास को मापने का एक संकेत है। यहाँ हर व्यक्ति को 2010 में जो 4000 हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति को 4000 मिलेगा ये जरूरी नहीं है। 2012 में हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 6000 है, तो हर व्यक्ति को 6000 मिलेगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन प्रति व्यक्ति औसत आय में हम भागित दे करके ये 4000 और 6000 का जो संख्या है, आंकड़ा है, इसको हम दर्शा देते हैं। तो ये केवल क्या है, समूह की औसत आय का ये एक सूचक है। सबको इतना आय प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि उपभोग व्यय भी विकास को मापने का एक प्रमुख संकेतक है। उपभोग व्यय मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति एक साल में कितनी मात्रा में या कितने रुपये अपने उपभोग में खर्च करता है। जो व्यक्ति अपने उपभोग में ज़्यादा खर्च करता है, वो व्यक्ति का विकास जो है हुआ है। ये उपभोग व्यय के खर्च को देखकर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग वर्गों द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है, इसको हम एक तालिका से समझते हैं। 17.4 इसमें भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय, ये वर्ष 2011-12 का है। इसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवार में है तो ग्रामीण समूह और कुल उपभोग व्यय। कृषक प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है 1436 रुपया। वेतनभोगी, जिसको वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलता है, वो करता है प्रति व्यक्ति प्रति माह 2002 रुपया। आकस्मिक खेत मजदूर जो खेत में काम करता है, वो करता है प्रति व्यक्ति प्रति माह 1159 रुपया। अब इस तालिका में हमने देखा कि कृषक, वेतनभोगी, आकस्मिक खेत मजदूर कितना कितना खर्च कर रहे हैं। हम तीनों की तुलना करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि वेतनभोगी प्रति व्यक्ति प्रति माह ज़्यादा खर्चा करता है 2002 रुपया, क्योंकि उसको महीने का वेतन मिलता है। कृषक इससे कुछ ज़्यादा खर्च करता है। कृषक के पास खेती बाड़ी होती है और उससे उसकी आय कुछ जो है ये खेतिहर मजदूर से ज़्यादा होती है, लेकिन वेतनभोगी से कम होती है, इसलिए वो खर्च करता है 1436 रुपया। सबसे निम्न स्थिति में है आकस्मिक खेतिहर मजदूर, क्योंकि ये जो कम पैसा खर्च करते हैं कुल उपभोग व्यय में, इसका प्रमुख कारण है कि जो आकस्मिक खेतिहर मजदूर हैं, इनको नियमित काम नहीं मिल पाता, और काम मिलता भी है तो मजदूरी दर हमेशा कम रहती है। इस कारण इन लोगों का जीवन स्तर कभी ऊपर नहीं उठ पाता है और इनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वेतनभोगी ये सबसे ज़्यादा उपभोग व्यय करता है, तो वेतनभोगी का विकास जो है तेजी से होता है। विकास का लक्ष्य सार्वजनिक हित को सामने रखकर किया जाता है, तभी इनके जीवन स्तर पर प्रभाव दिखाई देता है। तो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जब भी कोई लक्ष्य तैयार करती है, योजना तैयार करती है,
सार्वजनिक हित को ही विशेष ध्यान देती है। यहाँ तालिका 17.4 में एक चित्र है, 17.4 में चित्र है। इसमें हम इस चित्र में देखते हैं कि भारत में 1.5 लाख से कम आय वाले कितने लोग हैं, तो 1,03,50 परिवार, 1350 लाख परिवार, ये इनकी आमदनी जो है सालाना 1.5 लाख से कम है। 1.5 लाख से 1.5 से 3.4 लाख के बीच आय कितना है, कितने परिवार को प्राप्त होता है, तो 710 लाख परिवार। 3.4 लाख से 17 लाख के बीच कितने परिवार हैं भारत में, तो 310 लाख परिवार। 17 लाख से अधिक जिनको आमदनी होता है वो कितना है, तो 30 लाख परिवार। तो इस चित्र को देखने से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भारत में 1.5 लाख से कम आय वाले परिवार सबसे ज़्यादा हैं। इनकी संख्या जो है 1350 लाख परिवार है। इससे थोड़ा सा ऊपर में है 710 लाख परिवार, ये 1.5 लाख से 3.4 लाख के बीच इनको आय प्राप्त होती है, और 17 लाख से अधिक 30 लाख परिवार हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में 1.5 लाख से कम आय प्राप्त करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से ये आय का वितरण और आय का मापदंड ये समाप्त होता है। और अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आय के प्रमुख विकास के अन्य सूचकांक में शिक्षा और स्वास्थ्य, मानव विकास सूचकांक क्या है। तब तक